Hi guys, good afternoon. So let's go. Guru, what is the definition of audit? Guru? Examination of financial information of any entity, whether appropriate or not. Hi guys, good evening. Good evening, sir. So welcome to the standards batch. जो exclusively हम लोग standards जो during the course हम लोग पढ़े थे, right? या अब जो हम लोग को इसके अंदर जो पढ़ना है standards के अंदर, वो basically पूरे सारी चीज़ें इकट्ठा हर एक standard में क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग exclusively पढ़ेंगे, right? But before we talk about standards, हमें बहुत डिटेल में standards पढ़ना है, बराबर. तो उसके लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हमें करना है वो होगा एज टू व्हाई स्टैंडर्ड्स फर्स्ट. कितने अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स हम लोग को देखने हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा. एंड फिर उसके बाद हम लोग रोज 2-2, 3-3, 4-4 जैसे बनेगा वो स्टैंडर्ड्स हम लोग रोज पढ़ेंगे, बराबर के नहीं. और फिर उसके बाद हम लोग उसका रिविजन डिस्कशन जो भी रहेगा वो एज यूजुअल अपना चलते रहेगा, राइट. So let us start with what we are going to discuss, a very important thing, that is standards, right? So दोस्तों, जब हम लोग standards की बात करते हैं ना, एकदम ध्यान से मन लगा के सुनते रहना. अभी पहले मैं लिखूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो बाद में आप लिखेंगे इसको, ठीक है. सो अब जब हम लोग standards की बात कर रहे हैं ना, तो standards ये कब applicable होते हैं, कौन से तरीके के standards होते हैं, let us try to discuss. अब जैसे हम लोग कहे ना दोस्तों, स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट वन प्रैक्टिशनर की. किसकी बात करेंगे? अबाउट वन प्रैक्टिशनर, ठीक है ना. सो यहाँ पे प्रैक्टिशनर के जगह हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, लेट अस राइट अबाउट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन व्हाट प्रैक्टिस, बराबर. एकदम अभी मन लगा के ध्यान से सुनते रहना. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उसकी हम लोग बात करते हैं. और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना बच्चों, ये 2 टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है. कौन से 2 टाइप के सर्विसेज है ये? ध्यान से सुनना. एक ऐसे सर्विसेज की बात कर रहे हैं जहां पे वो अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ही इज प्रोवाइडिंग विच टाइप ऑफ सर्विसेज. सो ही इज प्रोवाइडिंग दी अश्योरेंस सर्विसेज. एंड एक दूसरे टाइप की सर्विसेज होगी, ऑब्वियसली वो कौन सी होगी? नॉन अश्योरेंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज. नॉन अश्योरेंस सर्विसेज. सर अब ये होता क्या है, एकदम समझने की कोशिश करना अच्छे से. अश्योरेंस सर्विसेज, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज. अश्योरेंस सर्विसेज मतलब कुछ ऐसा वो काम करेगा जिससे वो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा. ऐसा काम करने से अगर सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम उस काम को क्या नाम देंगे? अश्योरेंस सर्विसेज. दैट वर्क वेयर द कॉन्फिडेंस ऑफ द थर्ड पार्टी इज इंक्रीज्ड, दैट टाइप ऑफ असाइनमेंट, दैट टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एज व्हाट? द अश्योरेंस सर्विसेज. एंड द नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, वेरी सिंपल, वेयर नो अश्योरेंस इज इंक्रीज्ड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन अश्योरेंस सर्विसेज. आई बात समझ में? यस. अब सर ये अश्योरेंस सर्विसेज में होता क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले देयर इज व्हाट? अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी. कौन है बच्चों? अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी. जैसे हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की. किसकी बात करते हैं? मैनेजमेंट की. सो मैनेजमेंट इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी ऑफ द वर्क in respect to which the entity is supposed to do, it is done by who? Management. अब ये जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाता है, ये बनाते हैं, तो वो जो काम बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट? द सब्जेक्ट मैटर. सो रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या बनाएगा? सब्जेक्ट मैटर बनाएगा. ये सब्जेक्ट मैटर दोस्तों ये किन के लिए बनाते हैं? सो ये बनाते हैं टूवर्ड्स द इंटेंडेड यूजर्स.
इसका लाभ लेने वाले बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, अलग अलग इंटेंडेड यूजर्स होते हैं। अब आप बात को समझने की कोशिश करना, जो काम रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया वो कौन सा काम था? सब्जेक्ट मैटर। और ये सब्जेक्ट मैटर किसके लिए बनाया? इंटेंडेड यूजर्स के लिए। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि डायरेक्टली जो काम रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया, क्या डायरेक्टली वो इंटेंडेड यूजर्स को दे देंगे? तो क्या इंटेंडेड यूजर्स का भरोसा रहेगा क्या उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर? क्या वो कॉन्फिडेंस से रख सकते हैं क्या कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने काम किया ना, एक नंबर, चलो भरोसा रखते हैं इसके ऊपर? नहीं। सो इसके लिए हमें यहां पे हम बुलाते हैं किसको? सो ये सब्जेक्ट मैटर हम देते हैं एक प्रैक्टिशनर को। किसको देते हैं हम लोग ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर हम लोग देते हैं एक प्रैक्टिशनर को। प्रैक्टिशनर क्या करता है मालूम है आपको? प्रैक्टिशनर इस सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करता है। क्या करता है? उसको इवैल्यूएट करता है, चेकिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है, एनालाइज करता है, रिव्यू करता है। ये उस सब्जेक्ट मैटर को वो इवैल्यूएट करता है। एंड ये इवैल्यूएट कैसे करता है? सो दिस इवैल्यूएशन इज डन अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया। जो भी सब्जेक्ट मैटर है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे तो वो किसी क्राइटेरिया के अनुसार बने हुए होंगे ना, और वो क्राइटेरिया क्या होगा? अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बराबर के नहीं? तो हर एक वो सब्जेक्ट मैटर बनता है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन क्राइटेरिया। सो यहां पे वो सब्जेक्ट मैटर एक प्रैक्टिशनर लेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा, बराबर के नहीं? और फिर क्या करेगा? वो चेक करेगा कि वो सब्जेक्ट मैटर उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। एंड फिर उसके बाद ये वो क्राइटेरिया के बेसिस पे इवैल्यूएट करके वो अपना ओपिनियन देगा। क्या देगा वो अपना बच्चों? ओपिनियन देगा, बराबर। और ये ओपिनियन किसको देगा? ये इंटेंडेड यूजर्स को। और अब जब वो ओपिनियन वो इंटेंडेड यूजर्स देखेंगे और उसके बेसिस पे अब मुझे बताओ, क्या इन इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। सो ऐसा जो काम एक प्रैक्टिशनर ने किया उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रोवाइडिंग ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। इसमें आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस, सामने वाले का भरोसा आप बढ़ा रहे हो। सो ऐसी जो एक्टिविटी आप करते हो ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? अश्योरेंस सर्विसेज। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो, इजी एकदम? यस। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अश्योरेंस सर्विसेज है ना, ध्यान से सुनना, अब ये जो अश्योरेंस सर्विसेज समझ में आया आपको कि जिस पे आप भरोसा दे रहे हैं। अब यहां पे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। नॉन अश्योरेंस सर्विसेज मतलब कौन सा काम? जैसे एग्जाम्पल के लिए अकाउंट राइटिंग। कौन सा काम बोला? अकाउंट राइटिंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग का काम किया क्लाइंट के लिए। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या मैं? हाँ, कर सकता हूं। ऑब्वियसली जब मैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं तो मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता। सही बात है ना एकदम? यस। बट इफ अ क्लाइंट आस्क मी कि सर आप हमारे लिए अकाउंट राइटिंग का काम करेंगे क्या? मैं कर सकता हूं क्या? हाँ। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करना, कंसोलिडेट करना, यह भी काम मैं करके दे सकता हूं क्या उनको? कंपाइलेशन का काम? यस। मैं टैक्सेशन मैटर्स को टैक्स रिप्रेजेंटेशंस, क्या मैं ये टैक्स रिप्रेजेंटेशंस भी दे सकता हूं क्या? इनकम टैक्स के सामने जाके मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशंस दे सकता हूं क्या? मैं प्रेजेंट कर सकता हूं क्या? नहीं। हाँ। तो ये सब जो काम, एग्जाम्पल्स फोकस करना, ये जो भी काम मैं कर रहा हूं, क्या इसमें कहीं पे भी मैं क्लाइंट का या कहीं पे भी इंटेंडेड यूजर का, थर्ड पार्टी का अश्योरेंस बढ़ा रहा हूं क्या मैं? अब जैसे आपका आप कंपनी हो, आप एंटिटी हो कोई, आपका मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए। सो क्या जो थर्ड पार्टी है, क्या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्या? अरे सीए ने अकाउंटिंग किया है? नो।
सीए अकाउंटिंग करे या कोई और अकाउंटिंग करे, एरर्स तो सबसे होने हैं, बराबर के नहीं। मैं अगर इनकम टैक्स के सामने आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है क्या उसका अश्योरेंस बढ़ जाएगा क्या, अरे सीए आ गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए? नहीं। सो यहां पे हम लोग कोई भी अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सो ये टाइप के जो सर्विसेज होते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, बोलो ना, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो यस। इसमें हम लोग कहीं पे भी सामने वाले का भरोसा बढ़ाते नहीं है। आई बात समझ में? यस। ध्यान में रखना, यहां पे जो इंटेंडेड यूजर है ना, इंटेंडेड यूजर, ये मैनेजमेंट को छोड़ के, मैनेजमेंट का भरोसा नहीं बढ़ा रहे अपन, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ओके ओके। सो अब यहां पे दो टाइप का जो अपना काम है वो आपको समझ में आ गया। सी, बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड्स, द बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड्स नीड टू बी देयर इन योर हेड। नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है। सो दो टाइप के काम अपन करते हैं, वो कौन से है? वो एक है अश्योरेंस सर्विसेज और दूसरा है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज। अश्योरेंस आपको समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रिपेयर्स अ सब्जेक्ट मैटर विच इज इवैल्यूएटेड बाय द प्रैक्टिशनर अगेंस्ट अ गिवन क्राइटेरिया and then he expresses an opinion which is used by the intended user so that their assurance is increased. आई बात समझ में? non assurance is no such activity is done. आई बात समझ में आपको? बोलो yes और no? yes. अब यहां पे जब हम लोग अश्योरेंस सर्विसेज की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा अभी, जब हम लोग यहां पे अश्योरेंस सर्विसेज की बात करते हैं सो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बराबर के नहीं? सो यहां पे हम लोग जो बात करेंगे ऑन जो अश्योरेंस सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सो वो कहां पे प्रोवाइड करते हैं? सो वन वी प्रोवाइड इट ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे बच्चों? ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं बाद में लिखने का मौका दूंगा आपको, आप आराम से अभी इसको समझिएगा। सो वन वी प्रोवाइड इट वेयर ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इज क्या क्या बोलेंगे? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? सो यहां पे हम लोग ने दो हिस्से कर लिए। कौन से है वो? ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर नाउ व्हाट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू यू, बराबर क्या नहीं? ऑलरेडी बने हुए हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या? जैसे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुने होंगे, प्रोजेक्शन सुने होंगे, बराबर कि नहीं? फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स अदर देन फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दो बातें, बराबर। और यहां पे अब हम लोग को कहानी आगे बढ़ानी है यहां से। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? स्टेप बाय स्टेप बॉडी के अंदर जाने देना कॉन्सेप्ट को, चार्ट बनते जाएगा, कॉन्सेप्ट इलैबोरेट होते जाएगा। ये इंट्रोडक्शन कहीं पे आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सुनना, ठीक है? सो यहां पे मेरे दोस्तों अश्योरेंस सर्विसेज, बराबर के नहीं, हम लोग दो टाइप के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर देते हैं। वो कौन से दो है? ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। अब यहां पे वी टॉक अबाउट इज द टाइप ऑफ अश्योरेंस वी गिव। किसकी बात करेंगे अभी अपन? टाइप ऑफ अश्योरेंस की बात करेंगे। सो ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी गिव टू टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। एक जो टाइप ऑफ अश्योरेंस है, इट इज व्हाट? नॉट एब्सोल्यूट बट प्रोवाइडिंग व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। सो ये एक टाइप का अश्योरेंस है। नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या? 100%। सो हमें ये जब स्टैंडर्ड्स का लेक्चर आप देख रहे हो ना, सो ये लेक्चर्स को जानने के लिए, समझने के लिए पहले आपको अपना बेसिक ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए जो अपन ने चैप्टर्स में ले लिया है। और अब इसके बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कभी भी ऑडिटर क्या एब्सोल्यूट लेवल का अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है क्या? नेवर। ही कैन नेवर प्रोवाइड व्हाट? एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ तो हो ही जाएगी, बराबर कि नहीं? दैट इज टू से ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो, बराबर? यस और नो? यस। सो देयरफॉर
Auditor can never express true and correct view, but he will always express what? True and fair view. So he can give what? A reasonable assurance. So ये एक टाइप का काम है. और दूसरा जो है वो क्या कहता है कि it is what? Reasonable assurance, not reasonable assurance, but कौन सा? बट मॉडरेट अश्योरेंस. एब्सोल्यूट नहीं रहे, एब्सोल्यूट थोड़ी दे सकते, कुछ भी बोल रहे हैं. बट मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. कैसा लेवल का अश्योरेंस? मॉडरेट लेवल का. अब सर ये क्या फंडा है? सो देखना, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अश्योरेंस वी प्रोवाइड. सो एक जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक जो है एब्सोल्यूट लेवल का, एकदम टॉप लेवल पे. सो कभी भी हम लोग 100% अश्योरेंस दे सकते हैं क्या? नहीं. सो इसको तो छोड़ ही दो. नीचे आते हैं थोड़ा रीजनेबल लेवल का, जहां हम लोग कहते हैं ना हर बार कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. सो वो रीजनेबल लेवल का अश्योरेंस हो. कभी कभी हम लोग को सिर्फ रिव्यू करना पड़ता है, सिर्फ देखना पड़ता है जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा है कि नहीं है. एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए. See, try to understand. When we talk about accounting standard 18, किसके बारे में बात कर रहे हैं? Accounting standard 18. See, उसके अंदर हम लोग बात करते हैं about related parties. अब related parties की जब बात करते हैं तो उसके अंदर disclosure देना पड़ता है financial statements के अंदर. तो जैसे आपको AS 18 में बोला था डिस्क्लोजर देने के लिए, उस पैटर्न में जैसे कि रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप, अमाउंट, ट्रांजैक्शन, वो जो भी उसके टर्म्स एंड है वो आपको बराबर से जैसे डिस्क्लोज करने बोला था AS 18 के हिसाब से, क्या आपने वैसे का वैसा डिस्क्लोजर किया या नहीं किया? जब एक ऑडिटर सिर्फ वो चेक करता है ना, तो वो कहता है कि आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग व्हाट? अ लिमिटेड अश्योरेंस, नॉट अ रीजनेबल अश्योरेंस, बट व्हाट? लिमिटेड अश्योरेंस. मैं एक मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, नॉट हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस. एब्सोल्यूट तो छोड़ ही दो, बराबर के नहीं. बट अब यहां पे आपको जैसा डिस्क्लोजर करना था वैसा तो आपने किया, बट जो भी आपने डिस्क्लोजर किया उसके अंदर कहीं कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, उसको चेक करना इज गिविंग व्हाट? अ रीजनेबल अश्योरेंस. आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस. सो रीजनेबल अश्योरेंस इज व्हाट? अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट. एंड दूसरा जो टाइप ऑफ अश्योरेंस है वो मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस है, विच इज लोअर देन व्हाट? द रीजनेबल अश्योरेंस. आई बात समझ में आपको? सो ऐसे दो टाइप के अश्योरेंस होते हैं. एक एकदम ऊपर वाला वो नहीं दे सकते, उसके नीचे है रीजनेबल, उसके नीचे है क्या? मॉडरेट. सो जब हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना जहां पे हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उस एक्टिविटी को नाम दिया गया है दैट व्हाट यू डू इज कॉल्ड एज व्हाट? द ऑडिट. क्या कहते हैं उसको? उस एक्टिविटी को कहा जाता है ऑडिट. आई बात समझ में? कि ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन यू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज द ऑडिट. एंड उस समय पे जो स्टैंडर्ड्स हम लोग को एप्लीकेबल होंगे दैट विल बी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. आई बात समझ में? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन विच स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल. So when the work is conducted on historical, अभी आप देखना जब भी हम लोग एसएस पढ़ेंगे ना, आपको स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही दिखेगा, बिकॉज एसए आर एप्लीकेबल ऑन व्हाट? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और जहां पे आप कैसा अश्योरेंस की बात करेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस की. तो भैया आप एसएस की बात कर रहे हो क्योंकि आप तभी ऑडिट कर रहे हो. सो अंडरस्टूड. एसए कब एप्लीकेबल होगा? ये बेस है. एसएस कब एप्लीकेबल होते हैं? आई बात समझ में आपको? सो व्हेन द एक्टिविटी इज परफॉर्म on historical financial statements where you are providing what? Reasonable assurance, that activity is called as the audit. And at that point of time the standards applicable are standards on auditing. आई बात समझ में आपको? बोलो yes or no? yes. अब यहां पे आगे बढ़ते हैं. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होने के बाद
जब आप किसी एरिया पे रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, बराबर के नहीं, आप क्या कर रहे हो, मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस देख रहे हो। मतलब आप सिर्फ क्या कर रहे हो, यहां पे आप किसी एरिया का बराबर से कामकाज हुआ है या नहीं हुआ है, आप सिर्फ उसे क्या देखते हो, आप सिर्फ उसे रिव्यू करते हो कि जैसा बोला गया था वैसा हुआ है या नहीं, सिर्फ उसके रिक्वायरमेंट्स मैच होते हैं या नहीं होते। जब वो चीज़ आप चेक करते हो, उसको बोलते हो आपकी एक्टिविटी एज रिव्यू एंगेजमेंट्स। एंड उस घड़ी, उस समय जो स्टैंडर्ड्स आपको एप्लीकेबल होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स आपको एप्लीकेबल होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, SRE। समझ रहे कौन से स्टैंडर्ड्स कब एप्लीकेबल कराना है अपने को। सो जब आप मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस प्रोवाइड करते हो, उस टाइम पे आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। आई बात समझ में आपको? यस। अब हम बात करेंगे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की बात हो गई। कभी कभी मैं क्लाइंट को इंटरनल कंट्रोल चेक करके भी बोलता हूं कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं है। अरे बोलो यस और नो। सो इंटरनल कंट्रोल पे चेक करके मैं उनको अश्योरेंस दे रहा हूं ना कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है या नहीं। तो भाई इंटरनल कंट्रोल क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है क्या? इंटरनल कंट्रोल इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसा यस बोलते? नहीं है ना। मैं इंटरनल कंट्रोल चेक करके मैं क्लाइंट को बोलता हूं कि देखो आपके इंटरनल कंट्रोल अच्छे है या नहीं है। सो द वर्क आई एम डूइंग इज ऑन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो यस और नो। और यहां पे भी जो टाइप ऑफ अश्योरेंस में प्रोवाइड करूंगा विल बी नॉट रीजनेबल, ठीक है ना, विल बी व्हाट, नॉट रीजनेबल, बट ऑब्वियसली कैसा होगा, विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस। कैसा होगा? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। और अब यहां पे व्हेन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं काम करता हूं और उस पे भी मैं एक मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस प्रोवाइड करता हूं, सो वो जो एक्टिविटी मैं करता हूं उसे अपन कहते हैं ओनली कॉल्ड एज व्हाट, द अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। और उस घड़ी, उस समय जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं होते, ये बेस अपना क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विच इज एप्लीकेबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, देयर इज स्टैंडर्ड्स ऑन व्हाट, अश्योरेंस एंगेजमेंट। अलग अलग टाइप पे अलग अलग स्टैंडर्ड लगते हैं। आई क्या बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस। एंड फिर उसके बाद अभी तो एक और बच्चा बाकी है ना इधर, बराबर के नहीं। सो यहां पे जहां अकाउंटिंग वगैरह ऐसे करते हैं, सो भाई यहां पे हम लोग किसी प्रकार का अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं क्या? नो। सो यहां पे देयर इज नो अश्योरेंस। हम लोग यहां पे ऑब्वियसली कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाते नहीं, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाते तो वो अश्योरेंस एंगेजमेंट में आ जाता ना, बराबर के नहीं। सो हियर दिस इज वॉट ओनली द, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बस क्या करता है भाई कि भाई चलो मेरे को ये आता है काम करने के लिए, सो दिस आर द रिलेटेड सर्विसेज आई प्रोवाइड, एंड देयरफॉर द स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल ओवर हियर इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRS। आई बात समझ में आपको? सो ऐसे अपने जीवन में अपने को अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। वी नीड टू नो व्हेन विच स्टैंडर्ड्स गेट्स एप्लीकेबल। एंड जब MCQ में पूछेंगे यहाँ पे ऐसे SRE, ऐसे ही SRS क्या एप्लीकेबल होगा, वी नीड टू नो। आई बात समझ में? ये बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए। गो फ्रॉम द स्क्रैच। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। सो यहां पे आपको दिख रहा है कि दिस इज व्हाट इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड्स। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। यस। सो व्हेन द वर्क इज कंडक्टेड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर यू हैव टू प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, दैट टाइप which standards are applicable? Standards on auditing. On other than on historical financial statements, when you provide a moderate level of assurance, you are just doing a review. That point of time, standard on review engagements are applicable. On other than historical financial statements, you are just providing what? An assurance services. That point of time, what is applicable? Standards on assurance engagements.
And when you are just providing related services, no assurance is provided. That point of time we are giving what? Only the related services. Standards कौन से applicable होंगे? Standards on related services. बराबर के नहीं? अब यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी काम करो, कैसे भी काम करो, हम बस क्या चाहेंगे कि आपके काम में क्या होना जरूरी है? क्वालिटी. Whether you are providing the audit services, review services, assurance services or related services, doesn't matter. What matters is that your work should have what? Quality. And therefore सारे काम काज के ऊपर एक और स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं. वो कौन सा है? अपना स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स, SQC. सो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस. और अब यहां पे हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं क्या? यहां से स्टेप बाय स्टेप ठंडा करके खाओ बेटा, सबर का फल मीठा रहेगा. ध्यान से सुनना. पहले लेट मी कंप्लीट द एंटायर फ्रेमवर्क, व्हाट एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड्स आर मेड अप ऑफ. देन आई विल टेल यू व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू एंड व्हाट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है ना? सो यहां तक आपको समझ में आया कि कौन से घड़ी कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा? बोलो यस और नो? यस. सो जब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की, सो एज वी ऑल नो दैट देयर आर नंबर्स ऑल्सो अटैच टू स्टैंडर्ड्स. बराबर के नहीं? सो ये जो नंबर है, ये कोडिफिकेशन है, ये यूनिवर्सल है. ये स्टैंडर्ड्स का नॉलेज ये यूनिवर्सल है. मतलब आप इस स्टैंडर्ड्स के नॉलेज में कोई भी इंटरनेशनल डिग्री आप हासिल कर सकते हो, वेयर ऑडिट इज कंसर्न, CPA हो. बराबर के नहीं? आप ये स्टैंडर्ड्स का नॉलेज यूनिवर्सली सेम. बराबर के नहीं? सेम, एकदम सेम. बराबर. सो यहां पे जब हम लोग SQC की बात करते हैं, सो वी हैव फ्रॉम 1 to 99 ये कोड है. और SQC सिर्फ एक ही अभी तक. स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ओनली वन वी हैव. बराबर कि नहीं? अभी तक नहीं है बाकी कुछ भी. बट जो भी आगे जिंदगी में स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल आएगा तो वो 1 to 99 के बीच में नंबर होगा उसका. अभी सिर्फ क्या है? SQC 1. आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस. फिर उसके बाद SS की बात करें तो इसकी सीरीज है फ्रॉम 100 to 899. ठीक है? ये स्टैंडर्ड्स की सीरीज है. जरूरी नहीं है सारे 899 तक हो. ठीक है ना? बट ये कोडिफिकेशन है. व्हेन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट कम, दैट इज व्हेन इट इज इन रिस्पेक्ट टू कोई भी काम, when it is in respect to historical financial statement where it is expected from the practitioner to give a reasonable assurance, तो जो भी स्टैंडर्ड आएगा वो 100 to 899 के बीच में आएगा. आई बात समझ में आपको? 100 to 899. फिर उसके बाद जब SRE की बात करेंगे, सो इट विल बी फ्रॉम 2000 to 2699. अब बोलना नहीं बीच में का कहाँ गया. फिर उसके बाद SAE का आएगा 3000 to 3699. एंड फिर उसके बाद SRS का आएगा 4000 to 4699. सो ऐसा ये इसका यूनिवर्सल कोडिंग है, नंबरिंग है. आई बात समझ में आपको? This is what the entire structure of what the introduction of what the standards. जमा क्या? When we talk about IPCC and interlevel, उन्हें सिर्फ और सिर्फ SS एप्लीकेबल है अप टू SA 720. 800 की सीरीज नहीं है. किताब में मॉड्यूल में आपको 800 की सीरीज दिखती होगी, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दे के रखा है. फाइनल लेवल पे सब है. SA, SRE, SRS, SAE, SQC, सब, एवरीथिंग. ओके, डन. सो डिड यू अंडरस्टैंड कि हम लोग को क्या पढ़ना है? सो जब ऐसे बोलेंगे तो क्या एप्लीकेबल होगा, SRE बोलेंगे, SAE बोलेंगे या SRS बोलेंगे तो क्या एप्लीकेबल होगा, ये मालूम होना चाहिए.
डन? इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना? यस। सो अभी आप ये इंट्रोडक्शन लिख के निकालेंगे, फिर विल गो टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो आप समझ में आया ना ऐसे कब यूज होता है, बराबर कि नहीं? वेरी गुड, चलो सो स्टार्ट राइटिंग। ये जो है ना, इसको 899 तक नहीं है, ये 999 तक है, ये 999 तक, 999। चलो चलो स्टार्ट राइटिंग। चलो चलो राइट राइट।
चलो वो इंट्रोडक्शन वो लिख के हो गया क्या आपका? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सब्जेक्ट मैटर वगैरह। अरे हेलो, इतना लिख सकते हैं अभी? हाँ। तो ध्यान रखना ये एमसीक्यूज के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से इसमें कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। भले ही इंटरमीडिएट या आईपीसीसी वाले बच्चे, उनको एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस कब एप्लीकेबल होता है ये एग्ज़ाम में भले ही आगे वाले स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, बट बेसिक नॉलेज आपको एक्सपेक्टेड है कि कौन से स्टैंडर्ड्स कब एप्लीकेबल होते हैं, बराबर। सो यू शुड नो दैट। एंड फाइनल वालों को तो कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ याद रखना है, ऑप्शन नहीं है। सर ये स्टैंडर्ड्स कॉमन है दोनों के लिए? यस, फाइनल के लिए भी हो या इंटरमीडिएट के लिए हो, आईपीसीसी के लिए हो, स्टैंडर्ड्स रिमेन द सेम, क्योंकि ऑडिट ऑडिट ही है ना भाई। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए हाई, मीडियम, मीडियम, जीरो। ओवर। Shall we proceed now? अरे कितना आराम से लिख रहे। चलो लास्ट 30 seconds, then we move ahead. चलो आगे बढ़ूं यहां से। सो ये कोडिफिकेशन है जो यूनिवर्सल है, ये ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, कौन सा स्टैंडर्ड कौन से घड़ी एप्लीकेबल होता है वो ध्यान में रखना। व्हेन वी से स्टैंडर्ड्स, रिमेंबर इट इज नॉट ओनली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसकी फैमिली बहुत बड़ी हुई है, बराबर कि नहीं। वी हैव एसए, देन वी हैव एसआरई, then we have SAE and last में we have SRS with all सब पे applicable होगा क्या? SQC। आई बात समझ में? राइट। सो अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट विल बी द फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नाउ वी आर वेरी क्लियर अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कब एप्लीकेबल होंगे करके। सो आओ दोस्तों, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब इसके अंदर भी ब्रेकअप है इसका भी, मतलब वी हैव फ्रॉम 100 टू 999 तक की सीरीज, करेक्ट है ना। सो अब यहां पे जब हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अब आपको मालूम है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोवाइडिंग रीजनेबल अश्योरेंस। तो ये काम जो भी होगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा। आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? हाँ जी। सो अब यहां पे पहले तो अपने को ओवरऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर समझना है, जिससे अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट पढ़ने के लिए आसान हो जाए, बराबर कि नहीं। सो फर्स्ट जब अपन बात करेंगे, सो वी टॉक अबाउट इज द इंट्रोडक्टरी मैटर्स। किसके बारे में बात करेंगे? अबाउट इंट्रोडक्टरी मैटर्स।
सो ये जो इंट्रोडक्टरी मैटर्स दिए गए हैं, इसका नंबर होगा फ्रॉम 100 टू, इसी ब्रैकेट नहीं डालना मेरे को, 100 टू 199. इसका क्या नंबर होगा? 100 टू 199. सो ये इंट्रोडक्टरी मैटर्स होंगे. ऑब्वियसली अभी तक कोई भी इंट्रोडक्टरी मैटर्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आए हुए नहीं है. सो इन इंडेक्स यू कैन ऑल्सो सी कि अपने पास कोई भी 100 टू 199 तक का स्टैंडर्ड अपने पास कोई नहीं है. आई बात समझ में आपको? यस. उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो अपन बात करेंगे, इट इज इन रिस्पेक्ट टू जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और इसका जो सीरीज होगा इट विल बी फ्रॉम 200 टू 299. इसके अंदर बकायदा, मैं स्टैंडर्ड्स के बुक में आता हूं, इसके अंदर बकायदा आपको दिखेगा कि यहां पे आपको ध्यान से देखना 200 टू 299 ये वाला पार्ट, ठीक है ना. सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले जो स्टैंडर्ड्स है, इसके ऊपर पूरा पूरा ऑडिटर का, मतलब मैं यूनिक कोडिफिकेशन बता रहा हूं दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द स्टैंडर्ड का नाम और नंबर ऑल्सो. कोड्स है. सो 200 टू 299 किसके बारे में बात हो रही है ये? सो इट इज अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ऑडिटर साहब ने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है व्हेन ही इज परफॉर्मिंग हिज ऑडिट. मतलब देखो सिंपल सी बात है यार, जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो भाई पहले ऐसे 200 आपको मिलेगा और ऐसे 200 मिलेगा, आपको बोलेगा ठहरो मेरे को पढ़ो, क्या है तू? तो वो बोलता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर ऑडिट, योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इन एन ऑडिट, मैं आपको बताऊंगा. एंड यू रिमेंबर यू शुड कंडक्ट योर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ये 200 पहला पॉइंट बोलता है. फिर जब तुम आगे बढ़ते हो, आपको वापस से रोकते, मिलता है आपको रास्ते में 210. वो बोलता है भाई काम शुरू करने के पहले यू अग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. फिर तुम आगे काम करने गए तो आपको ऐसे 220 मिलता है. वो बोलता है भाई काम करते समय क्वालिटी भी ध्यान में रखिएगा. अब ध्यान में रखना, क्वालिटी एक SQC अपन ने बोला था क्वालिटी से बात करता है, बट जब आप ऐसे 220 पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या लिखा हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिमेंबर दैट, बिकॉज दैट क्वालिटी व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, it is specifically in respect to what financial statements. Remember this. बराबर कि नहीं? It's all about the responsibilities. फिर 230 वो बोलता है भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्या करने का? तेरे को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का है. 240 तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू फ्रॉड्स. 250 you comply with laws and regulation. 260 you communicate with TCWG. 265 you communicate the deficiencies in internal control to the management or those charged with governance. 299 जब joint auditors होंगे तो responsibilities in case of joint auditors. मतलब 200 से लेके 299 तक मेरे दोस्तों, यहां पे आपको बस बोला है कि भाई जब तू ऑडिट करने जाएगा ना, तेरे ऊपर ये जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा रहे हैं हम लोग. आई बात समझ में? बोलो यस और नो? यस, सिंपल सी बात है. फिर हम लोग यहां से नेक्स्ट आगे जाते हैं और फिर अब हम लोग थर्ड पॉइंट जो है अपना, वो बात करेंगे अबाउट क्या? रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क. ये सब बचपन में चैप्टर्स में अपन ने पढ़ा ना, सब आपको याद आएगा. सो अभी थर्ड जो कैटेगरी है अपना, वो बात करता है रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क. और इसका जो नंबर है, ये नंबर होगा फ्रॉम 300 टू 499. 399 नहीं, 499. सो हमने पढ़ा हुआ है ना रिस्क असेसमेंट. याद करने की कोशिश करो. कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, उसके बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स. तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है. एंड अब अगर अपन आते हैं और देखते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कहां पे 300 टू कहां तक जाना था अपने को? 499 तक. सो दैट इज वी हैव टिल 450.
सो यू कैन सी कि आपको रिस्क असेसमेंट के लिए पहले प्लानिंग करो, प्लान करने के बाद आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. Then we talk about 320 materiality in planning the audit, 330 response to those assessed risk. Then we have 402, that is the audit consideration using service organization, and 450 is evaluating the misstatements identified during the audit. That is your response. That is a 450 ka series. And then we talk about 500 ka series आगे, fourth. That is 500 पूरा ये बात करता है about what? Audit evidence. So ये जाएगा from 500 to 599. ये पूरा अपना किससे रिलेटेड है? ऑडिट एविडेंस. सो आप अगर देखोगे 500 की सीरीज, अपन अभी आगे बढ़े तो सो पूरा 500 से लेके 580 तक यहां पे आपको दिखेगा ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसीडरेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इनिशियल एंगेजमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं 540 वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, 550 रिलेटेड पार्टी, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 गोइंग कंसर्न, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. सब में अपने को ऑडिट एविडेंस लेने का है. दिस इज द 500 सीरीज. आई बात समझ में आपको? देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट फिफ्थ वाला पार्ट, दैट इज इन रिस्पेक्ट टू यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स. सो ये यहां पे 600 टू 699 तक अपने को यूज होगा. कहां से कहां तक यूज होगा? ये 600 टू 699. ये स्ट्रक्चर, ये कोडिफिकेशन समझना यारो. सो हियर वी हैव ओनली 3 स्टैंडर्ड्स, 600, 610 एंड 620 व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स. आई बात समझ में आपको? सो दैट इज वी टॉक अबाउट, यहां पे आप देखोगे 600 की सीरीज है अपने पास, यहां पे 600, 610, 620 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट. 3 स्टैंडर्ड्स इससे रिलेटेड है. ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 6th वाले पॉइंट की, जो होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन्स. सो यहां पे हमारा सीरीज होगा फ्रॉम 700 टू 799, जो हमने क्लास में रेगुलर लेक्चर्स में ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में फिनिश किया है. ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन्स. आई बात समझ में आपको? सो पूरा जो 700 का सीरीज है ये आपको यहां पे मिलेगा. 700, 701, 705, 710, आगे जाएंगे 720. आई बात समझ में आपको? सो ये पूरा रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है. एंड देन वी हैव 7th वाला स्पेशल कंसीडरेशंस. सो वो होगा फ्रॉम 800 टू 899. स्पेशल कंसीडरेशंस इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? सो यहां पे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल पर्पस, स्पेसिफिक एलिमेंट्स और रिपोर्टिंग ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ये स्पेशल पर्पस के लिए, ये अलग सीरीज 800 के. सो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. इंटर में सिर्फ और सिर्फ आपकी कहानी 720 तक रुक जाती है. बच गए आप लोग. फाइनल में तो फिर सोचने का ही नहीं है. क्या चीज? सब कुछ है. लेना दिया तो काय को दिया, क्यों दिया? आई बात समझ में आपको? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द यूनिवर्सल कोडिफिकेशन फॉर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. मतलब इस स्टैंडर्ड के ग्रुप में ये चीज के बारे में बात होगी. क्लियर है एकदम? सो ये आपको पढ़ना, समझना, लिखना जरूरी है. सो ये अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पहला हिस्सा आप नोट कीजिए. ये कोडिफिकेशन है उसका. सो कौन से स्टैंडर्ड्स का कौन सा ग्रुप में आता है? यू नेवर नो, दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन एमसीक्यू. आ सकता है ना कि बाबा ये सीरीज के ये कोडिफिकेशन में किससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं. So whether it is in respect to reporting or conclusions, whether it is in respect to using the work of others or audit evidence, you never know. बराबर के नहीं? Yes.
लिखो इसको, फिर अपने को आगे बढ़ना है। फिर ऐसे 200 की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे आज। इंटरेस्टिंग है ये दुनिया स्टैंडर्ड्स की, बहुत मजा आएगा आपको। पर ध्यान में रखना, ये पढ़ने के लिए पहले आपके बेसिक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके थरो होने बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको ये स्टैंडर्ड्स पढ़ने में अलग लेवल का मज़ा आएगा। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं या इसको घर में देख रहे हैं, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना कि आप पहले स्टैंडर्ड्स ना करें या सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड्स के नॉलेज के बेसिस पे ना जाए। ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि सर हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो ये गलत है। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर्स कुछ पर्पस के लिए बनाए हैं, है ना। ओके, आगे बढ़े यहाँ से। डन राइटिंग? यस। सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड, एसे नंबर 200। अब एकदम आराम से मस्त एकदम, है ना, प्रवचन को सुनना है। 2-2, 3-3 पेजेस के छोटे 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 स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत जोरदार स्टैंडर्ड्स बनाए हैं मैंने, बराबर समझना है इसको, बॉडी के अंदर डालना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे 200 की सीरीज में, दैट इज, अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड जो अब आपको बताएगा द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, बराबर, एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दो बातें इसके अंदर, एकदम आराम से प्यार से समझना। जब आपको स्टैंडर्ड का नाम समझ में आ जाएगा ना, क्या बोल रहा हूं, जब आपको स्टैंडर्ड का नाम समझ में आ जाएगा ना, ओवर, आपको कोई टेंशन नहीं है, अंदर का कंटेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। सो एकदम ध्यान से सुनना, समझना इसको। और जो लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा लगा तो प्लीज उसको नीचे कमेंट करके मेरा जो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा देना, है ना। यस। सो वी टॉक अबाउट एसे 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। भाई जब तू ऑडिट करेगा, अब ध्यान में रखना, ऐसे है, ये किस पे एप्लीकेबल होगा? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा। बोलो यस और नो? यस, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये करते समय व्हाट विल बी योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? नंबर 1, और वो आपको कह रहा है भाई जो पूरा ऑडिट करोगे ना, यू आर सपोज टू डू इट एज पर व्हाट? द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सिंपल सी बात है। सो आओ देखते हैं। स्कोप ऑफ दिस एसे, एकदम आराम से पढ़ते रहना इसको। स्कोप ऑफ दिस एसे, it includes requirements establishing the general responsibilities of the independent auditor. General responsibilities in all audits, including the obligation to comply with the essay. ठीक है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी तेरे पे, जनरली तुझे क्या करना है। बट रिमेंबर इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑल दी ऑडिट्स, स्पेसिफिक एंगेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऑल ऑडिट्स। एंड व्हेन वी से ऑडिट, तो यहां पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? ऑडिट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। आई बात समझ में आपको जी? सो यहां पे जो होगा, देखो समझ में, बेसिक अगर आपको गया ना बॉडी के अंदर, स्टैंडर्ड समझने में बहुत आसानी होगी, हेडेक ही नहीं होगा। अब जैसे फर्स्ट एसे 200 का क्या है? जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे, और अभी अपन ने बेसिक 200 का जो ग्रुपिंग देखा, वो किसके बारे में बात कर रहा था? जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो 200 सीरीज इन रिस्पेक्ट टू दैट ओनली। So scope of this essay is what? The general responsibilities which are to be given upon the auditor when he is conducting all the audits. प्लस इसके साथ साथ हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं भाई, जब तू ऑडिट करेगा, when you are conducting the audit, make sure what? Make sure what? You conduct the audit in accordance with the standards on auditing. सिंपल सी बात है। So अब यहाँ पे ये ऑडिट किस पे होगा? ऑडिट होगा, ऐसे कब एप्लीकेबल होते हैं? when they are conducted on what? Financial statements. Don't forget now the basic of standards. That will help you a lot. इसके लिए तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए तो इतना टाइम इन्वेस्ट किया अपन ने, बराबर के नहीं? सो एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई इट इज डन? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स। मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर, क्या बोला था रे? ये कॉन्फिडेंस मतलब क्या है ये? दैट वी नीड टू इंक्रीज व्हाट?
द अश्योरेंस ऑफ द यूजर्स, मतलब कौन है ये? इंटेंडेड यूजर्स है क्या? खत्म, वेरी सिंपल। इसीलिए तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट ये कब होते हैं? दे आर अंडर व्हाट? अश्योरेंस सर्विसेज ना, कि हम लोग ये काम करेंगे तब जाके इंटेंडेड यूजर्स का भरोसा बढ़ाएंगे अपन। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। पूरा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन का याद होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सब्जेक्ट मैटर given to the intended users, but the practitioner will evaluate it then accordance with the criteria and do what? Express an opinion. यही तो लिखा हुआ है, बोलो yes or no? Yes. Whether the financial statements are prepared in all material respects. अब ध्यान से देखना बच्चों, ये all material respects क्यों लिखा है भाई? all material respects में सब बराबर होना बोलते हैं, बिकॉज ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स अपन बचपन में पढ़ते हैं, जब सब मटेरियल चीजें सही होगी तभी जाके हम लोग कैसा अश्योरेंस दे सकते हैं? वेरी गुड, तभी जाके तो हम लोग कैसा अश्योरेंस। अरे कितना मजा आ रहा है सर, कितना सिंपल है यार। बेसिक बहुत जरूरी है रे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, बेसिक में जाना बहुत जरूरी है। सो अपने को ये ऑडिट में कैसा अश्योरेंस देना है? रीजनेबल अश्योरेंस ना साहब। सो भाई बस वो बोल रहे हैं रीजनेबल अश्योरेंस, और फिर क्या बोलता है? क्या चेक करना है? इवैल्यूएट क्या करना है? इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओ मेरे दोस्तों, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? इसको अपन क्राइटेरिया बोले क्या रे? अरे यार ये तो सब मेरे को आता है सर, बोलो यस और नो। सो यहां पे आप देखोगे कि एक प्रैक्टिशनर आता है, वो सब्जेक्ट मैटर को चेक करता है, उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है, बराबर कि नहीं, कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से बना हुआ है या नहीं। वही तो बात हो रही है। एंड सिंस वी आर गिविंग अ रीजनेबल अश्योरेंस, इसके लिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स वो बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पे समझा नहीं समझा? बोलो यस और नो? यस। सो इसके लिए जब अपन देखते हैं ना, पॉइंट्स टू बी नोटेड, फोर्थ पॉइंट में सीधा भी जंप करेंगे, डायरेक्ट फोर्थ पॉइंट में जंप करेंगे अपन। और वो क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में? कि दोस्तों रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। मालूम है क्या? समरी में लिखा हुआ है मैंने स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। एब्सोल्यूट लेवल का अश्योरेंस कभी दे सकते हैं क्या? नहीं। सो it is not an absolute level of assurance due to inherent limitations of audit. ओ मेरे इंटर वाले बच्चों, inherent limitations of audit के वजह से हम लोग कभी भी absolute level का assurance नहीं दे सकते। Audit risk can never be reduced to zero. ये फाइनल वाले बच्चों को ही मालूम है। Audit risk can never be reduced to what? Zero. Very good. So अब ये अपने को high level of assurance कब मिलेगा? सो पूरे थ्रू आउट दी ऑडिट में पड़ा है, ये अश्योरेंस देने के लिए अपने को क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यही बोल रहा है ये आपको SA 200। पॉइंट्स टू बी नोटेड, रीजनेबल अश्योरेंस इज व्हाट? अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द ऑडिट, यू कैन नेवर गिव व्हाट? एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं क्या? वेरी गुड। ये जो बेसिक की पॉइंट्स है ना, इनके ऊपर भैया बस MCQs है, बराबर के नहीं। और इसके लिए जो मैंने MCQ बुकलेट जो आपको प्रोवाइड करी है ना, उसके अंदर बेसिकली स्टैंडर्ड बेस्ड बहुत सारे MCQs है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ से आपको बताया जाएगा व्हाट इज योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट। पूरा जब ऑडिट आप करोगे, आपको किस कदर परफॉर्म करना है, क्या क्या करना होगा ओवरऑल ऑडिट के अंदर। सिंपल है, एकदम मस्त। आओ, सबसे पहले हेडिंग्स। यू हैव टू परफॉर्म योर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भाई करना पड़ेगा। फिर जब करोगे काम तो यू हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर आपको पूरा ऑडिट जो करना होगा, कीपिंग इन माइंड व्हाट? द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, बराबर के नहीं। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बराबर के नहीं, वो आप देखिएगा। एंड फिर एंड में आप क्या दे दो? आपका ओपिनियन। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंडक्ट द ऑडिट। कैसे करेगा? स्टेप बाय स्टेप दिया है 5 बातों में।
क्या करने का है आपको? तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई मैं जब ऑडिट करेगा, ए सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग बाय हेडिंग जाने का, फिर अंदर का कंटेंट पढ़ने का. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? The overall objectives is that first I will conduct my audit in accordance with the standards on auditing. Number 2, I will obtain, जब करने जाऊंगा I will obtain what? Reasonable assurance. फिर I also have to consider what? Materiality. Then I will consider my responsibility and give the report. आई बात समझ में? बिना बुक में देखे 5 पॉइंट बोलो. बोलते क्यों नहीं? Conduct the audit in accordance with the standards on auditing, obtain reasonable assurance, consider materiality, auditor's responsibility and reporting. खलास. इजी है ना एकदम? यस. अब देखो अंदर के पॉइंट पढ़ते हैं. मैं वापस से बोल रहा हूं, जब भी ये पढ़ रहे हो अपने को अपने बेसिक चैप्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. यारो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो जाए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंडिपेंडेंस. ये क्या है मेरे? एथिकल वैल्यूज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सो वो कहता है मैं जो मेरा काम है ना, मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेगा ही करेगा, प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी है ना वो भी मैं करेगा. बराबर के नहीं? एसेज डू नॉट इम्पोज. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, एसे डू नॉट इम्पोज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट. ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भैया किसको एप्लीकेबल हो रहे? ऑडिटर को. ये मत समझ लेना कि ऐसे के हिसाब से मैनेजमेंट ने काम करना है. ओ नो, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किसको काम करना है? ऑडिटर को. So essays do not implement or impose any responsibility on the management or those charged with governance, and do not override laws or regulations that govern their responsibilities. कोई भी लॉ को ऐसे ओवरराइड नहीं करेगा. लॉ सुप्रीम है, ऐसे उसके बाद है. बराबर के नहीं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है ऑडिटर के ऊपर, ना कि मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर. एमसीक्यू बनेगा. बराबर के नहीं? एसेज आर एप्लीकेबल टू ऑडिटर, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, ऑल ऑफ द अबव. ओनली ऑडिटर. आई बात समझ में आपको? यस. आगे, हाउएवर दे इंपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑडिटर. सो ऐसे बराबर के नहीं, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है दोस्तों? ऐसे इंपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑडिटर. द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और those charged with governance of those responsibilities. बट इंपॉर्टेंट क्या है? भले ही ऐसे मैनेजमेंट को एप्लीकेबल नहीं होते, बट जो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर, भैया उनसे उनको छुटकारा नहीं मिलता. मैनेजमेंट को उन्होंने उनका काम करना ही है, हमने हमारा काम करना है. क्लियर है? एकदम ईजी है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आई बात समझ में? आगे, the auditor to obtain reasonable assurance about whether financial statements are free from material misstatement, whether due to error or fraud. Easy ekdam? Yes. Materiality. The concept of materiality is applied both in planning and performing the audit. And obviously last में end में भी अपने को reporting के time पे भी materiality को consider करना पड़ता है. आई बात समझ में? So, in evaluating the effect of the audit and uncorrected misstatements on financial statements, auditor's responsibility is not responsible for detection of misstatements that are not material. मतलब कौन से misstatements को ढूंढने का? Only those misstatements which are material. जो immaterial है, क्योंकि अपन कैसा ओपिनियन दे रहे? फेयर. फेयर के लिए हम लोग क्या चाहेंगे? ओनली मटेरियल मिसस्टेटमेंट शुड नॉट बी देयर. सादे मिसस्टेटमेंट्स रहेगा तो चलेगा क्या? हाँ. द ऑडिटर शुड एक्सरसाइज क्या रे? प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट. दोनों का होना बहुत जरूरी है. प्रोफेशनल जजमेंट मतलब भैया उसका अनुमान लगा ले तू कि वो मटेरियल है या नहीं है. स्केप्टिसिज्म मतलब हमेशा अलर्ट रहना to the circumstances or situations that may indicate what there are material misstatements.
आगे रिपोर्टिंग. To form an opinion on the financial statements will depend upon the applicable financial reporting framework. The auditor may also have certain other communication and reporting responsibilities. तो ये other responsibilities जो है ना to users, मतलब इसके अंदर आप अगर देखोगे so आपको essay नंबर 260 और 265 आपको एक्टिवेट हो जाएंगे, दिखेगा आपको. कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इंडेक्स में देखने का लगेज. कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. 265 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट. दिख रहा है कि आपको ऐसे. सो ओपिनियन तो देने का आज प्लस और कुछ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है टू द यूजर्स. आई बात समझ में आपको? राइट. खत्म हो गया ना यहाँ पे इतना? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो. सो यहाँ तक एक बार जितना भी है वो बोलते क्या अपन? स्टैंडर्ड खत्म होने आया 200 वे, एकदम सिंपल, नो डाउट. चलो खेलते हैं वापस एक बार. ऐसे 200 नाम बोलो. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. बराबर एकदम? यस. सो यहां पे ये स्टैंडर्ड आपके ऊपर क्या लगा रहा है? जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, अरे बोलो ना, टू ऑल द ऑडिट्स. बराबर के नहीं? एंड देन यू हैव टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स. फिर व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो अपन ने क्या बोला था ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? सबसे पहले क्या? टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स to see that whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. ऐसा बोला था ना अपन ने? बोलो yes or no? Yes. फिर how you are supposed to conduct the audit? 5 पॉइंट बोले थे. First you will conduct the audit in accordance with the standards on audit plus with the ethical requirements. एसएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर पे के मैनेजमेंट पे? बोलो ना, ऑडिटर के मैनेजमेंट, ऑडिटर पे. नंबर 2 कैसा अश्योरेंस लेने का? रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर. हाँ, फिर अपने को क्या कंसीडर करना है? मटेरियलिटी. कहाँ कहाँ पे? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. उसके बाद 4th पॉइंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. भैया कौन से मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढना, मटेरियल या इमटेरियल? मटेरियल. एंड 5th पॉइंट रिपोर्टिंग. क्या देना अपने को? ओपिनियन. बराबर के नहीं? एंड प्लस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जमी क्या बात? अब उसके बाद अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की. सो रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये पूरा काम करने के लिए? ये एकदम छपरी है. यू हैव टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. 2 मिनट. इफेक्टिव डेट इतना याद में अगर हर एक का ध्यान में रखोगे ना तो हैंग हो जाओगे. और अगर याद करना है तो फिर घर जाके अलग से देख ऐसे इसको हाईलाइट करने का और पढ़ते रहने का है ना. मैं नहीं बोलेगा कुछ भी, ठीक है? कुछ भी पूछ रहे हैं ये एमसीक्यू में आएगा ना, आएगा, पढ़ो, फिर पढ़ना पड़ेगा. कितने एमसीक्यू, कितने स्टैंडर्ड है? अरे कोई इफेक्टिव डेट है उसकी. हर किसी की ऑफिस एक ही स्टैंडर्ड की थोड़ी होंगी रे, और हर एक की अलग अलग है. हाँ, सबका सेम नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने इफेक्टिव डेट. ओके. सो अब अपने को ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना है मालूम है आपको? सो वो अचीव करने के लिए वी आर नाउ स्टडीइंग द रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू अचीव. समझा क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है अपने? वो 5 चीजें. कौन से? वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फिर उसके बाद रीजनेबल अश्योरेंस, मटेरियलिटी, फिर उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग. अब यहां पे उसको करने के लिए वो कहता है यू कंडक्ट द वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. थ्रू आउट द ऑडिट यू मेंटेन व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेक श्योर यू ऑब्टेन व्हाट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. ये आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है. आई बातें समझ में आपको? पढ़ते हैं. सो इट इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? एथिकल रिक्वायरमेंट्स. आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना है, वो क्या है? इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस ध्यान में रखना, ये अपन आगे पढ़ेंगे ऐसे नंबर 220 में. बट इंडिपेंडेंस मतलब ध्यान में रखना, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस. मतलब आप आपका जो भी ओपिनियन देंगे वो किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके आप नहीं देंगे. यू विल बी इंडिपेंडेंट. बराबर के नहीं?
So when you are expressing an opinion without being influenced, बराबर के नहीं, by others, it is called as what? Independence. किसी के बहकावे में आके you are not expressing your opinion. So whenever you want to achieve those objectives, you have to make sure you comply with the ethical requirements and to be very specific about what is the independence requirement. Number 2, professional skepticism, you are supposed to use it in the planning and performing of the audit. इसमें क्या कहता है that you should always be alert to the circumstances that may exist, बराबर के नहीं, that the financial statements may be what? Materially misstated. हमेशा आपने चौकन्ना रहना है. So professional skepticism, as I said, is an Anna who is always chaukanna. That is professional skepticism. You should continuously be alert. हर बार, हर घड़ी, हर समय आपने अलर्ट रहना है कि यहाँ पे क्या कुछ गलत है या नहीं है, बराबर कि नहीं. Professional judgment in planning and performing, whether a particular thing is material or not material, is a matter of what? Auditor's professional judgment. Which control is to be tested, which control is not to be tested, again a matter of auditor's professional judgment. Whether it is fair or not is a matter of auditor's professional judgment. Whether it is reasonable or not, throughout the audit you have to use it. Last में, to reduce the audit risk to an acceptably low level, to an acceptably low level, you need to obtain what? Sufficient and appropriate audit evidence. आई बात समझ में? तो requirements क्या क्या है चीज़ें? Ethical requirements है, professional skepticism, professional judgment and sufficient and appropriate audit evidence. And if you fail to achieve this objective, आपको क्या करना है? दो बातें. अगर आपको लगता है if an objective cannot be achieved, the auditor shall evaluate whether it prevents the auditor from achieving the overall objectives. उस केस में he will modify the opinion or he will withdraw from the engagement. उसको ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले ही लगता है कि ये वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता, भाई एक्सेप्ट ही मत करो. या एक्सेप्ट करने के बाद उसको लगता है ऐसा ऐसा कुछ गलत हो रहा है, एक तो मॉडिफाइड ओपिनियन दो. मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब अपने को मालूम है कौन से डिस्क्लेमर, एडवर्स एंड क्वालिफाइड. या तो भाई रेजिग्नेशन दे दे, और रेजिग्नेशन दे दिया और अगर आप कंपनी है तो फिर आपको सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गिव द रीजंस एंड फैक्ट्स कॉजिंग व्हाट? रेजिग्नेशन. बराबर कि नहीं? कंपनी ऑडिट में पढ़ा है ना ये सब? हाँ जी. उसके बाद ये जो भी आपने अचीव नहीं कर सकते हैं एज पर एस 230, यू हैव टू डू व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन करना होगा आपको. फर्स्ट स्टैंडर्ड आपका खत्म हो गया. बोलो एनी डिफिकल्टी टिल हियर? अरे बोलते क्यों नहीं? सिंपल है एकदम. राइट, आगे बढ़ते हैं. बोलो यस और नो, आगे बढ़ सकते क्या? सो एक बार क्विकली ऐसे 200 को फटाफट निपटा ले गया, एक बार हो जाएगा. कॉन्फिडेंस आ रहा ना एसेस में जी. सो एसे नंबर 200 की अगर अपन बात करें, फटाफट खत्म करते हैं उसको. मेन पॉइंट्स 2 है इसके अंदर. अब एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं आपको, 2 चीजें बस पढ़ के जानी है आपको. एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा रिक्वायरमेंट. इस स्टैंडर्ड में एग्जाम को जाते समय अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है. किसके बारे में बोल रहा हूं? ए हीरो, मैं ऐसे 210 का नहीं 200 की बात कर रहा हूं. सो ऐसे 200 में आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है. एक है ऑब्जेक्टिव और दूसरा उसका रिक्वायरमेंट. ऑब्जेक्टिव के 5 पॉइंट बोलो कौन सी है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. नंबर 2 पॉइंट इज रीजनेबल अश्योरेंस. फिर मटेरियलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग. और अपने को रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क. इतना पढ़ के जाना, स्टैंडर्ड ओवर. आगे बढ़ सकता हूं. नेक्स्ट, आपका फेवरेट ऐसे, बहुत मस्त है. अब यहां पे क्या हुआ, अपन ने दिमाग में डाल दिया कि जब मेरे को ऑडिट करना है तो मेरे को ऐसे 200 के हिसाब से ये सारी बातें मुझे ध्यान में रखनी है, और मैं उसके हिसाब से ध्यान में रखता भी हूं. कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल. बट जैसे ही मैं ऑडिट करने गया, मुझे एक ऐसे ने बीच में धर लिया. और वो कौन सा ऐसे 210. क्या बोलता है ये? आओ दोस्तों जरा इसकी बातचीत को जरा सुनते हैं. ऐसे 210 कुछ अपने को समझा रहा है. हुआ क्या? ध्यान से सुनना. यहां पे दोस्तों क्लाइंट है, वो आया मेरे पास. मैं कौन है? ऑडिटर.
बराबर के नहीं। सो यहाँ पे मैं ऑडिटर, वो मेरे पास आया और वो मुझे बोलता है सर क्या आप हमारा ऑडिट करेंगे क्या? हमने कहा हाँ, और हमने ऑडिट कर लिया। ध्यान से सुनना, एकदम मस्त स्टैंडर्ड्स एकदम फटाफट होते हैं, इजी है एकदम। और ये हमने ऑडिट के लिए उसको हाँ बोल दी। मैंने बोल दिया उसको अरे यस यस हमारा तो काम ही है, यस वी विल डू दी ऑडिट। और मैंने अपना ऑडिट मस्त चालू कर दिया और मैंने पूरा ऑडिट ख़त्म करके मैंने उन्हें टैक्स ऑडिट करके उनको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मैंने दे दी। मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट मैंने प्रेजेंट कर दिया। वेरी गुड। अब हुआ या कि जब ये मैंने रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दी जाके कि बाबा ये रही मेरी रिपोर्ट, ये लीजिए मैनेजमेंट, आपको दे दिया मैंने रिपोर्ट, ठीक है ना, रिपोर्ट दे दी उन लोग को। वो बोलते अरे ऑडिटर साहब क्या कर दिया आपने? क्योंकि क्या हुआ? वो बोलते अरे भाई हमारी कंपनी है, हमने आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करने बोला था और आपने तो कर लिया टैक्स ऑडिट। अरे तुमने एकदम है ना बेकार काम किया है, इससे कैसे काम किया, हमारा पूरा नुकसान हो गया वे। बराबर। यू आर व्हाट लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बराबर। यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट। फाइनल वालों याद आ रहा है क्या? एथिक्स कौन सा नहीं याद? शेड्यूल 2 बराबर के नहीं, उसमें पार्ट 1 और क्लॉज कौन सा? 5 मटेरियल फैक्ट, 6 मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर उसके बाद 8 कौन सा था? फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड फिर 7 क्या बोला था उसके अंदर? 7 के अंदर बोलो ना कि इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ही डिड नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं किया। बराबर। केस ठोक दिया वे, केस ठोक दिया। बराबर कि नहीं? अब यहां पे ये ऑडिटर इमोशनल होके एकदम है ना, ये गया इंस्टीट्यूट के पास, इंस्टीट्यूट का बोला इंस्टीट्यूटर है क्या है यार, ये आजकल के लोग मेरे साथ कैसा कर रहे, देखो ना क्या हुआ। बोले मेरे को बोला ऑडिट करने का, मैंने ऑडिट किया, बट बोलते अब ये नहीं वो करना था। अरे यार प्रॉब्लम हो गई। तो फिर इंस्टीट्यूट ने वापस से एक जनरल प्रिंसिपल सेट कर दिया। यू अंडरस्टैंड द 200 सीरीज, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोंट फॉरगेट दैट। सो फिर इंस्टीट्यूट ने बोला भाई ऐसा है ना, ये आगे हर समय हर तेरे साथ हर साल होएगा, तो एक काम करना, बेसिकली अब हम लोग है ना एक ऐसे देते हैं, ऐसे नंबर कौन सा? 210। तो क्या कर ले, ऑडिट को हाँ बोलने के पहले तो क्या कर लेना, तू वो जो टर्म्स है, जो ग्राउंड्स है, जो बेसिस है, बराबर के नहीं, द प्रीमाइस ऑन विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑडिट, तू भाई पहले वो मैनेजमेंट से जाके तू अग्री कर ले कि तुम जो चाहते हो ये मैं ऐसे करूंगा और मैं जो चाहता हूं वो तुमको सही लग रहा है क्या? पहले यू अग्री व्हाट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर सब बढ़िया है, अग्री कर लिया, फिर आगे चल के तुम उसके हिसाब से ऑडिट कर लो कि देन फ्यूचर में इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपके पास ये 210 का जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का अग्रीमेंट है ना, ये आपके पास, ये आपको हेल्प करेगा ना कि बाबा ऐसा काम करना था, ऐसा काम हमने किया है। So therefore we use what? essay number 210, which talks about what? Agreeing the terms of engagement. Very good. आई बात समझ में आपको? So ये पूरा essay 210 का थीम हम लोग को क्या है, किस तरीके से आपको ये टर्म्स अग्री कर रहे हैं, उसके बारे में बात होती है। आगे बढ़े यहां से, बोलो yes or no? Yes. Very good. So we talk about essay number 210. बोलो मेरे साथ साथ, essay 210. पहले बोलो ना, ऐसे 210, ऐसे 210। अब मैं जैसे बोलूंगा ना वैसे आपको बोलना है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे बैंक करने का। वापस से, ऐसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, है ना। अब वो ढेन 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 एंगेजमेंट, ऐसे आपको स्ट्राइक होएगा। ओके चलो वापस एक बार, ऐसे 210, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बराबर। और वो दिमाग में रिदम बैठेगा, डन 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 एंगेजमेंट। आई बात समझ में? यस। सो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत छोटा है, ऐसे 3 पन्नों का वापस से ये कॉन्सेप्ट है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा।
द स्कोप ऑफ दिस एसे, इट एस्टैब्लिशेस प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट. क्या क्या है इसके अंदर? इट एस्टैब्लिशेस व्हाट? प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एंड लास्ट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो किन किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यारो यहां? एक तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिटर की. तो इस स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन किया गया है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर बता दी गई है. आई बात समझ में आपको? तो इफेक्टिव डेट पढ़ लेना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं यहां से. सो ऑब्जेक्टिव, अब क्या है ऑब्जेक्टिव? कि भैया आपको ये ऑडिट क्या करना है? आपने एक्सेप्ट या कंटिन्यू तभी करना है जब ये दो बातें मौजूद होंगी, तभी बात कर रहे हैं आगे. नहीं तो ऐसा नहीं हाँ बोल दिया फिर बाद में टन गोपाल, ऐसा नहीं. आपको एक्सेप्ट करने के पहले ही, या अगर कंटिन्यू करना है तो क्या क्या चीजें देखनी है आपको, उसके बारे में बातचीत हो रही है यहां पे. आई बात समझ में आपको? जी. सो यहां पे मेरे दोस्तों, आप कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट कब करेंगे? जब ऑडिट में प्री कंडीशंस मौजूद होंगे तब. व्हेन द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट आर प्रेजेंट और नॉट. अब ऑब्वियसली आप पूछेंगे सर व्हाट इज प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, तो ऐसे में नीचे दे दिया है व्हाट इज प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट. अब ध्यान से सुनना, ऑडिट करने के पहले बैकग्राउंड में हमें पहले कुछ चीजें चाहिए, वो मौजूद होंगी तो भैया मैं ऑडिट करता, नहीं तो जाओ. अगर यार वो प्री कंडीशन ही मौजूद नहीं ना, आई डोंट वांट टू डू द ऑडिट, गो. समझ रहे कि ऐसे क्या बोल रहे हैं? इफ यू वांट टू कंडक्ट द ऑडिट, फर्स्ट यू चेक वेदर प्री कंडीशंस, ऑडिट करने के पहले के कंडीशन जो आपको चाहिए, क्या वो प्री कंडीशन मौजूद है या नहीं है. और अगर नहीं है ना तो मत करो, अगर है तो कर. आई बात समझ में? बोलो एनी डिफिकल्टी? नो. So you have to check the preconditions for audit. So now what are the preconditions for audit? Number 1, कि भाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, क्या दोस्तों, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ए भाई एकदम सिंपल. अब तुम अगर कंपनी हो तो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बनाने? शेड्यूल 6 के हिसाब से ना. बोलो नहीं, शेड्यूल 6 के हिसाब से. और क्या बात कर रहे हैं? 3 के हिसाब से? सर शेड्यूल 6 तो 1956 में था, और वो भी रिवाइज था अब 2013 है. और सोचो अभी भी तुम अगर शेड्यूल 6 में बना रहे हो तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने का जो फ्रेमवर्क है, क्या वो सही है कि गलत है? और अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने का फ्रेमवर्क यार अगर वही गलत है, बताओ अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ऑडिट करके आप क्या ओपिनियन देंगे? इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. व्हाई? बिकॉज यार द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज इन इटसेल्फ व्हाट रॉन्ग. फिर ऑडिट करके मतलब भी क्या ना, मैं सिलेक्ट ही नहीं करेगा ऐसा ऑडिट. दिख रहा है तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो चाहिए था उसके हिसाब से नहीं है ना, तुमने बनाया काम. समझा नहीं समझा? तो प्री कंडीशन प्राइमा फेसी क्या चेक करना है कि वेदर द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिटर प्रेजेंट और नॉट. तो प्री कंडीशन में पहली चीज क्या बोलता, क्या कंडीशन है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. भाई तुम्हारे उसके हिसाब से बना है तो मैं काम करेगा, नहीं तो आई विल नॉट डू द वर्क. जमी क्या बात आपको? बोलो यस और नो? यस, फर्स्ट पॉइंट. नंबर 2, मैनेजमेंट से अग्रीमेंट कर लो. अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट कि वो एक्नॉलेज करते हैं, वो हाँ बोलते हैं, और सिर्फ हाँ नहीं, वो जो हाँ बोला है वो समझते हैं किसके बारे में, कि बाबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना उनकी जिम्मेदारी है, इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना उनकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, और जो भी इंसान चाहिए उसे मिलने को अनुमति देना, उन्हें रोक टोक ना करना. ये अगर आप
ये अगर आप अलाउ करते होंगे तो भाई मैं चल आगे ऑडिट करता हूं, नहीं तो जा मैं नहीं करता। ये प्री कंडीशन फॉर ऑडिट है यारो। पहले ही मैनेजमेंट से पहला क्या जाने का चेक करने का, क्या चेक करने का कि मैनेजमेंट सुनो कि वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया ना, ये हेलो, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो वो फ्रेमवर्क है वो भाई बराबर है क्या नहीं, वो एक्सेप्टेबल है क्या नहीं। एक्सेप्टेबल छे तो एक्सेप्ट करो, नहीं छे तो मत करो, बराबर के नहीं। उसके बाद जाने का मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को जाके बोलने का सुन इधर आ, कम यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तू, बनाएगा हाँ, इंटरनल कंट्रोल लगाएगा हाँ, और सुन जो इन्फॉर्मेशन लगी देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगी तो भी देगा, और जिसको भी मिलना होगा मिलने देगा क्या। और अगर हाँ बोला तो फिर ये रिश्ता हमको कबूल है। Then we say that the preconditions for audit are present. Remember, MCQ में क्वेश्चन आएगा which of the following is the precondition for audit? तो ध्यान में रखना, ऑप्शन के सामने न रे। आई बात समझ में? So remember this. So अपन ने अपना ऑडिट कब एक्सेप्ट करने का, कब एक्सेप्ट करना, प्रीकंडीशन है। And when there is a common understanding between the auditor and management between the terms of engagement, क्या वो चाहते हैं हम क्या करने वाले हैं, बराबर के नहीं। अगर दोनों का यस है तो आगे बढ़ेंगे। ओके ओके। सो बच्चों प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट में क्या क्या देखने का रे, बोलो। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुड बी व्हाट, एक्सेप्टेबल। नंबर 2 पॉइंट, बोलते क्यों नहीं, the management acknowledges and understands its responsibility for preparation of financial statements, implementation of internal control, and number 3 क्या है, बोलो ना, provide auditor with all the information, additional information and unrestricted access to persons, तब जाके अपन आगे ऑडिट कर सकते हैं। आगे लिमिटेशन, अगर आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले अगर आपके ऊपर लिमिटेशन लगाया, सिंपल सी बात है, अगर उसमें आपको लगता है कि आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ सकता है, ऐसे केस में ऑडिटर ने वो ऑडिट को एक्सेप्ट करने का नहीं। सिंपल सी बात है, अगर उसको लगता है कि मेरे एज पर एसे 200 जो भी मेरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं हो सकते, सीधा ऑडिट आपने एक्सेप्ट करना ही नहीं। लिमिटेशन ये कब है, प्रायर टू दी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ऑडिट को एक्सेप्ट करने के पहले ही आप पे क्या लगा दिया भाई, लिमिटेशन लगा, भाई मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट करेगा नहीं। बाद में मेरे को कौन सा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर में अपन क्या बोलते हैं, द ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब जब तुझे मालूम है यू कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो। यस, खत्म। आगे बढ़ूं यहां पे, यस। आगे बढ़ने से पहले इतना पैराग्राफ पढ़ लीजिए अब, चलो। Oh, hello. Yes, okay. So next point क्या है अपना, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट करना या नहीं करना उससे रिलेटेड अपने को कुछ बातें करनी है। अगर वो प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, ये तो अपना बेसिक पॉइंट है, वो मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करेगा। और अगर नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन टू डू सो। अगर लॉ बोलता है फिर भी एक्सेप्ट करो तो करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कंपलसरी, गवर्नमेंट कोई ऑडिटर को अपॉइंट करता है, तो इन दैट केस यू हैव टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट इवन दो द प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट। आपको चेक करना पड़ता ही है। ओके, इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इज अनएक्सेप्टेबल, और इफ द एग्रीमेंट रेफर्ड टू हैज नॉट बीन
ऑब्टेन, मतलब वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है ना वो मिला नहीं, तो उस केस में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बेसिक पॉइंट है, सिंपल। अब अग्रीमेंट ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, वो अपने एंगेजमेंट लेटर में अपने को क्या क्या करके देना है ये अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। द agreed terms of engagement shall be recorded in an audit engagement letter or other suitable form of written agreement and shall include, so अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि अपने इस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा करके, ठीक है। ओके, सो अब दोस्तों ध्यान से सुनना, पहले बेसिक चीज़ें और बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जो एंगेजमेंट लेटर है ना, अपन यहाँ पे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका क्लाइंट है और ये यहाँ पे आपका कौन है, ऑडिटर है। सो यारो, क्लाइंट जो ऑडिटर को लेटर देगा वो लेटर होगा कौन सा, अपॉइंटमेंट लेटर। और उसके बाद जो ऑडिटर जो क्लाइंट को लेटर देगा वो होगा कौन सा, एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, रिमेंबर दिस। सो व्हाट क्लाइंट गिव्स टू ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट, व्हाट ऑडिटर गिव्स टू क्लाइंट इज एंगेजमेंट लेटर। अब यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो एंगेजमेंट लेटर है, इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, what all is included in the engagement letter, this is what we are discussing over here now, ठीक है। so engagement letter में क्या आएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे कि what is the objective of the audit and what is the scope of your audit, objective and scope। आपके ऐसे 200 के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप आ सकते हैं, आपके लॉ के हिसाब से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्कोप होंगे, वो आपका आ सकता है, वो आएगा। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है अपन ने, इसके अंदर अपन क्या इंक्लूड करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी आएगी, अपन ने देखा था एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है ना। सो इट विल इंक्लूड व्हाट, ध्यान से देखते रहना स्क्रीन पे, इट विल इंक्लूड व्हाट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके अंदर, दैट ही हैव्स टू डू व्हाट, आइडेंटिफाई द फॉर्म एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट, द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, बराबर के नहीं। सो यहाँ पे इसको ध्यान देना है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ व्हाट, ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ व्हाट, द ऑडिट रिपोर्ट। और यहाँ पे मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो रिमेंबर ये सारे पॉइंट्स आपके अलग अलग है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, देन ये फोर्थ पॉइंट एंड ये फिफ्थ पॉइंट। ऐसे आपको 5 पॉइंट आपके कवर होते हैं। आपको दिखेगा यहाँ पे बुक पे अंदर भी, द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड। पहले अपन ने वो अग्री कर लेना क्या क्या है क्या क्या नहीं है। दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट द matters that are included where in the, बोलो ना, in the engagement letter। चलो जिसकी इच्छा होगी ये फटाफट लिख लेना। What are the matters which are included in the engagement letter?
Yes, guys, over. चलो, सो यहां से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, रिकरिंग ऑडिट्स की. एकदम ध्यान से सुनिएगा. रिकरिंग ऑडिट्स के बात में हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर. रिकरिंग ऑडिट्स में, रिकरिंग ऑडिट मतलब ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर यू आर ओनली दी ऑडिटर. वाह वाह. रिकरिंग ऑडिट में क्या बोल रहे हैं अपन, ईयर आफ्टर ईयर यू आर ओनली दी ऑडिटर. मतलब ईयर 1 में भी मैच है, ईयर 2 में भी मैच है, ईयर 3 में भी मैच है, ईयर 4 में भी मैच है. बराबर कि नहीं. सो अब यहाँ पे इस घड़ी इस समय क्या हमको हर बार क्या नया एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है क्या? नया एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है क्या? नहीं. हाँ, पता नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन फैक्टर्स. सो यही यहाँ पे बात होती है कि देयर में बी सर्टन सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर that the terms may be what revised. बराबर के नहीं. सो अब यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन से टर्म्स है वो अपने को ध्यान में रखना है. तो ये यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे कौन से हो सकते हैं ध्यान में रखना आपने. सो द सर्टन सर्कमस्टेंसेस वेयर दीज टर्म्स में बी रिवाइज्ड, जहाँ पे वो क्या हो सकता है. फर्स्ट पॉइंट कि क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. बराबर के नहीं. नंबर 2, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया. सीनियर मैनेजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया. फिर उसके बाद क्या कह सकते हैं कि बाबा ओनरशिप चेंज हो गई. क्या चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गई. या तो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया. बराबर के नहीं. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया. सो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप ये नोट करके रखना. ऐसे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपके ये चीज़ें चेंज हो गई. तो इसके वजह से रिकरिंग ऑडिट के केस में आपको क्या देना पड़ेगा, एक रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर आपको भेजना ज़रूरी हो सकता है. जिसके साथ आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करे थे, अगर वो मैनेजमेंट ही बदल गया, सही बात है ना, तो आपको करना पड़ेगा. या तो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया, तो वो एक्सेप्टेबल है नहीं है वो आपको रिपोर्ट करना, मतलब पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा. यस. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. 7th पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. आपको 6th पॉइंट समझ में आ गया ना कि रिकरिंग ऑडिटर में ईयर आफ्टर ईयर यू आर ओनली द ऑडिटर. बराबर कि नहीं. सो इन दिस केस डू यू नीड टू सेंड अ रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर. सो इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन कंडीशंस. अब नेक्स्ट 7th पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनना. पहले आप रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस का आपको काम करने बोला था. अब आपको बोलते हैं कि आप शायद आप लिमिटेड अश्योरेंस का काम करो, अब अकाउंटिंग करो. देर इज व्हाट, देर इज अ चेंज इन व्हाट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. दूसरा ही आपको काम करने को बोल दिया.
सो क्या आप वो दूसरा काम आपने एक्सेप्ट करना क्या आपने दूसरा काम एक्सेप्ट? तो मैं यहां पे आपको उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन, जब भी आपको मैनेजमेंट क्या बोलता है, पहले आप ये काम कर रहे थे, अब आप ये काम करो, देयर इज व्हाट चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अपन ने डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला, नहीं नहीं मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, चल ठीक है कर देता हूं, पैसा उतना ही मिलेगा ना, चल ठीक है, ऐसा नहीं। अपन ने क्या करना, सबसे पहले मैनेजमेंट से अपन ने रीजन लेने का, द रीजन फॉर द चेंज, वाई आर यू डूइंग दिस। फिर दो बातें होगी, एक तो वो जो रीजंस है वो कैसे होंगे, वो जस्टिफाइबल होंगे या वो जस्टिफाइबल नहीं होंगे, अपन उससे सहमत होंगे या तो अपन उससे सहमत नहीं होंगे। सहमत है तो फिर जाके क्या कहता है आगे कि यू एक्सेप्ट दोज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड देन यू अगेन डू व्हाट। अगर आपके रिकरिंग ऑडिट में देन जैसे ये आता है एक पॉइंट, रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और एक पॉइंट है एग्जाम्पल, देन यू प्रिपेयर द न्यू एंगेजमेंट लेटर। अगर आपको वो रीजंस जस्टिफाइबल लगे तो, आई बात समझ में आपको। बट अगर आपको वो रीजंस जस्टिफाइबल नहीं लगे, फिर आपने पहले मैनेजमेंट को या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बोलना पड़ेगा, बाबा ऐसे मत करो, रिमूव दोज लिमिटेशंस, रिमूव दोज रिस्ट्रिक्शंस, डोंट चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर भी नहीं निकालते, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो, और अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पॉसिबल नहीं है, सॉरी पहले तो विड्रॉ करो, बट अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो, क्योंकि लिमिटेशन लगाया ना आप पे। आई बात समझ में आपको? यस। सो ये बात हो रही है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आपने ऑलरेडी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिए, बट अब उसमें क्या हो रहा है, चेंज कर रहे हैं, बराबर। आओ एक सिंपल रीडिंग करते हैं, बोलो। जब लॉ परमिट नहीं करता है आपको, जैसे वही कहा ना कि गवर्नमेंट ने ऑडिटर अपॉइंट किया है फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के लिए वगैरह, सप्लीमेंट्री ऑडिट्स कराए, सो वो कुछ नहीं देखने का, गवर्नमेंट ने बोला ये करने का, यू कैन नॉट विड्रॉ, ऐसा। द ऑडिटर शैल नॉट अग्री टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट व्हेन देयर इज नो जस्टिफाइबल रीजन टू डू सो। If prior to completing the audit engagement, the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance, the auditor shall determine whether the reasonable justification for doing so. If the terms of audit engagement are changed, the auditor and the management shall agree on and record the new terms of engagement. If the auditor is unable to agree the change of terms of engagement and is not permitted by management to continue the original audit engagement, first he shall withdraw the engagement. Otherwise, where there is any legal obligation, either contractual or otherwise, to report the circumstances to parties such as TCWG. आई बात समझ में आपको? अब यहाँ पे आप ये एडिशनल कंसिडरेशंस इन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस आओ पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने को रिपोर्ट करना है, प्लस साथ ही साथ लॉ में भी उससे रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे अपने कंपनी लॉ में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बराबर। सो यहाँ पे वेयर देर आर एनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सप्लीमेंटेड बाय लॉ और रेगुलेशन एंड द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, द ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड द नेचर ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. The additional requirements can be met through additional disclosures. The description of the applicable financial reporting framework should be given. And necessarily अगर वो नहीं हो सकता है तो आपने क्या करना है, SA 705 के हिसाब से मॉडिफाई करना है. ये वाला भी पार्ट आप पढ़ लीजिए सेम तरीके से, बस वो इसमें 706 में आपको एम्फोसिस ऑफ मैटर आपको देना पड़ेगा. ये अनएक्सेप्टेबल है बट इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. द ऑडिटर शैल ओनली एक्सेप्ट व्हेन the following conditions are prescribed are present. Management agrees to provide what additional disclosures, बराबर के नहीं. फिर ऑडिटर ने ये एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालना है. फिर उसके बाद लास्ट में वो ट्रू एंड फेयर देता है नहीं देता है, वो वर्डिंग्स उसने केयरफुली यूज करना है. पढ़िए एक बार उसको.
बेटा बुक बताना, चार्ट बुक. सो अगर आपका पढ़ के हो चुका होगा, सो आप अगर चार्ट बुक में आओगे, जो मैंने आपको एक बड़ा सा चार्ट बुक दिया है, वो 210, वो शायद एकदम एंड में चला गया होगा वो, ठीक है ना. सो अगर आप उसमें आओगे तो आपको पूरा जो वो स्टैंडर्ड है आपको दिखेगा कि वो एकदम सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक कर दिया गया है. दिख रहा है क्या आपको? ये आपको जो चार्ट बुक दी है ना बड़ी, बराबर, उसमें पीछे आपको दिखेगा ऐसे 210 आपको दिखेगा. एंड व्हेन यू सी कि बाबा क्या है, आपको देखना है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट, तो उसके पॉइंट्स दिए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ऑडिटर की, फिर उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या नहीं होगा ये अपन ने देखा, बराबर, समरी दिया है उसके अंदर. फिर उसके बाद आप नीचे आओगे पूरा, फिर अगर लिमिटेशन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नॉट टू एक्सेप्ट, दिख रहा है आपको पूरा का पूरा ऐसे आपको बुलेट फॉर्म में दिया हुआ है. आई बात समझ में? फिर उसके बाद रिकरिंग ऑडिट है, रिवीजन ऑफ टर्म्स, यस, न्यू टर्म्स, अग्री डिसअग्री करते हो तो विड्रॉ, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अग्री करते हो तो एक्सेप्ट, रिवीजन ऑफ टर्म्स नो है तो खत्म हो गई बात. दिख रहा ना वो पूरा 7th पॉइंट जो था अपना. फिर उसके बाद चेंज इन टर्म्स, रीजनेबल जस्टिफिकेशन लेने का, येस नो, वो सारी बात अपन कर रहे थे वो. सो इसी के साथ वैसा अपना पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है. आई बात समझ में आपको? सो ऐसे वो आपको चार्ट बुक का फायदा एंड में होगा कि पूरा स्टैंडर्ड जब अपने को मालूम है ना, एग्जाम के एक दिन पहले अपन ने बस क्या करना है, वो सिर्फ उसके बुलेट पॉइंट्स को अपने को चार्ट में पढ़ना है अपने को. आई बात समझ में? यस. सो क्या आपको यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड जो अपन ने पढ़े, कॉन्फिडेंस है क्या? यस, ओके. सो नेक्स्ट ऐसे 220 विल डू इट टुमारो, ठीक है ना. आज इंट्रोडक्शन था तो आज इतना पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 1 आवर. अरे हो गया ऑलमोस्ट अपना टाइम, ठीक है. सो टुमारो वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, इट इज एसे 220, राइट. सो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एसे 220 वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, ओके, राइट. चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर.